हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 9 साइंस के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 विच इज़ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे कि फोर्स क्या होता है और इसके अलावा हम समझेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है। मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको चीज़ों को क्लियर करा दूंगा, फोर्स के बारे में स्पेशली, और जो 3 लॉज ऑफ मोशन है उनके बारे में भी। मुझे नहीं पता इस वीडियो का क्या लेंथ होगा, क्योंकि यहाँ पर भी मैं कोई ऐसी प्लानिंग करके नहीं बना रहा हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, क्योंकि ये फिजिक्स का चैप्टर है। तो यहाँ पर हम चीज़ों को लिखने के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, समझने के ऊपर देंगे, क्योंकि लर्न तो आप अपनी बुक से या फिर हेल्प बुक से कर सकते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि हमारी रीच बहुत कम है। ये बात मुझे बच्चे भी बोलते हैं, सर आपकी बहुत कम रीच है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम बिना टाइम वेस्ट करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि ये फोर्स क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ अ फोर्स। देखिए क्लास 8 साइंस में मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, और आपने जनरली ये बात सुना होगा कि फोर्स कुछ नहीं होता, फोर्स इज जस्ट अ पुश और पुल। फोर्स एक पुश है या फिर एक पुल है, इसे ही फोर्स बोला जाता है जनरल भाषा में, ये सबने सुना होगा। और फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है, ये भी आपको पता है। न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। अब देखिए पुश का मतलब हम किसी चीज़ को धक्का देते हैं, उसे बोलते हैं पुश। पुल का मतलब हम खींचते हैं। देखिए जब आप धक्का देंगे किसी चीज़ में, या फिर आपको कोई चीज़ धक्का देगी, तो वो हो गया पुश। आप किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचेंगे या वो चीज़ आपको अपनी तरफ खींचेगी, तो इसे हम बोलेंगे पुल। ठीक है, तो फोर्स क्या है, पुश और पुल है। अब ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट समझना। फोर्स पुश और पुल है। अब फोर्स को लगने के लिए मिनिमम हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स तो होने ही चाहिए। कहने का मतलब ये, मान लो ये पर्सन ए है, तो अब अगर ये पर्सन ए है और यहाँ पर जो फोर्स, मान लो पर्सन बी जो है वो पर्सन ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो मिनिमम यहाँ पर कितने लोग हैं, 2 लोग तो चाहिए ना। मतलब एक जो फोर्स लगाए और एक जिसके ऊपर फोर्स लगे। ऐसा नहीं है मैं खुद के ऊपर ही फोर्स लगाऊंगा, वो चीज़ अलग है। वो फिर क्या हो गया, मान लो अब यहाँ पर आपको कोई चैलेंज करे इस बात को, ये बोले कि नहीं फोर्स लगने के लिए ना एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब मान लो मेरे पास ये मार्कर है, मैं इसको रख दूँ, क्या ये अपने ऊपर फोर्स लगा सकता है? नहीं लगा सकता। अब आप इंसान की बात करो, आप कहोगे सर आप अपने ऊपर फोर्स लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो? अपना हाथ इस तरीके से दबाकर आप अपने ऊपर फोर्स लगा रहे हो। क्या मैं अपने ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ? नहीं, मेरे जो ये हाथ है ये मेरी फिंगर से फोर्स लगा रहे हैं, ये फिंगर्स फोर्स को रिसीव कर रहे हैं और ये फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ भी हुए ना मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट। तो फोर्स को लगने के लिए मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरैक्शन होना जरूरी है। अब इंटरैक्शन वो दोनों कॉन्टैक्ट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर वो फोर्स जो है बच्चों दूर से ही लग जाएगी, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स के केस में होता है। मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अट्रैक्ट हो गई ना, दूर थी लेकिन अट्रैक्ट हो गई, तो क्या इनके बीच में फोर्स लगा? बिल्कुल लगा। लेकिन क्या इनके बीच में दूर से कोई कॉन्टैक्ट हो रहा? नहीं हो रहा। ये पास आ गई ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द मैग्नेट, या फिर सेम पोल्स होने पर रिपल्स करेंगी, अलग अलग हो जाएंगी। चीज़ समझ आई मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब कि फोर्स को लगाने के लिए आप ऑब्जेक्ट को कॉन्टैक्ट में लगा सकते हो फोर्स, उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। और नॉन कॉन्टैक्ट, जैसे ग्रेविटेशन का फोर्स होता है, ग्रेविटी का होता है। अब ये मार्कर है, अब मैं इसको छोड़ दूंगा ज़मीन पे गिर जाएगा, बिकॉज ड्यू टू द ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी इसको लगातार नीचे खींच रही है। मेरी बात समझ आ रही है? ये कौन सा हुआ? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। वहीं पर मैं इसको ऐसे फेंक रहा हूँ, तो मैंने फेंका इसको, मस्कुलर फोर्स लगाया, तो वो कौन सा हुआ? कॉन्टैक्ट। तो समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आपके पुराने कॉन्सेप्ट्स के साथ ही क्लियर करा रहा हूँ, क्योंकि 8वीं क्लास में मैंने इस चैप्टर को आपको पढ़ाया था, और अभी आप क्लास 9th में आ गए हैं, तो मैं चीज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक फोर्स क्या क्या कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, अगर ना भी पूछे तो पता होना चाहिए फॉर योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। देखिए फोर्स क्या कर सकती है, एक ऑब्जेक्ट को मूव करा सकती है जो रेस्ट में है। मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, अब ये रेस्ट में है, अभी देखिए ये मार्कर रेस्ट में है, मैंने इसे फोर्स लगाया तो मूव कर जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर ये मार्कर मूव करते आ रहा है, मैं इसको फोर्स लगा कर रोक सकता हूँ। ठीक है, तो ये रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकता है एंड मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, कौन? फोर्स। इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन भी तो हम फोर्स लगा के चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस तरीके से यहाँ पे भाग रहा हूँ, किसी ने मुझ में थोड़ा पुश दे दिया, तो क्या होगा बच्चों? मेरी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। या फिर एक बॉल है, हम क्रिकेट खेलते हैं, बॉल आती है, हम उसमें ऐसे मारते हैं, तो बॉल की डायरेक्शन थी हमारी तरफ, हमने वहाँ पे शॉट मारा, एक छक्का मार दिया, तो डायरेक्शन चेंज कर दी। किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। अब फोर्स कहाँ हो रहा है? देखिए 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो रहा है ना, मिनिमम बॉल के बीच में और बैट के बीच में, तो मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट चाहिए फोर्स लगने के लिए। ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, बहुत फेमस है वो और बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, बट आई एम नॉट दैट फेमस। आप मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, कोई बात नहीं। तो चलिए अब देखिए थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स जो है वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, और इसके अलावा फोर्स लगाने पर हम किसी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर ये रुमाल है,
जिसको फिलहाल मैंने अपना डस्टर बनाया हुआ है। तो देखो फोर्स लगा के मैं इसकी शेप चेंज कर रहा हूँ। ये क्या है, फोर्स, कौन सी फोर्स लग रही है, मस्कुलर फोर्स लग रही है। और इसकी फोर्स लगा के देखो इसको मैं थोड़ा स्ट्रेच भी कर सकता हूँ, देखो स्ट्रेच हो गया ना, ठीक है। तो ये फोर्स लगा के हम शेप भी चेंज कर सकते हैं, ये तो बेसिक है, सबको आता है। अब देखिए फोर्स एक्चुअल में क्या होता है, ये ना, ये वाली लाइन हर कोई बोल देता है, इज ए पुश एंड पुल, बोलना बड़ा आसान है, समझाना भी आसान लगता है, लेकिन अब मैं फॉर्मूला से आपको बताऊंगा कि फोर्स क्या होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना फोकस और बढ़ा लें, इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन कट कर लें, पूरा फोकस यहाँ पर दीजिए। इसका फॉर्मूला से हम समझेंगे कि फोर्स क्या होता है। देखिए फोर्स कई तरह की होती है, मैं आपकी बात मानता हूँ। मैग्नेटिक फोर्स होती है, फ्रिक्शनल फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, मस्कुलर फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, कई तरह की फोर्स होती है। लेकिन फोर्स एक्चुअल में क्या है, वो सभी सेम है। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, सबके लिए सेम है। फोर्स क्या होता है, ये पुश और पुल हमें समझ नहीं आता, हमें थोड़ा फिजिक्स की भाषा में समझाइए, क्योंकि अब हम 9th क्लास में आ गए हैं। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए, फोर्स क्या होता है, ध्यान दीजिए। मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको कोई और नहीं बताएगा यूट्यूब पे। मैंने बहुत वीडियोज़ देख ली हैं आपके कि किस तरीके से लोग पढ़ा रहे हैं, तो मैं बहुत सारी वीडियोज़ देखकर फिर अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए मेरी बात को। फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये कहाँ से आया अभी हम आगे समझेंगे चैप्टर में, लेकिन अभी ये देखते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू एम में। फोर्स है, ये जो होता है मास है एम, ए मतलब एक्सेलरेशन। अब देखिए फोर्स का मतलब होता है मास और एक्सेलरेशन को गुना करने से, मल्टीप्लाई करने से हमें फोर्स मिलता है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास अपनी डायरेक्शन होती है। ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइम के साथ एक ऑब्जेक्ट की जब वेलोसिटी चेंज होती रहती है उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी बात ध्यान से समझ में क्या कह रहा हूँ, मास तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा। अब एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और इस पूरे को हम डिवाइड करते हैं टाइम पीरियड से। यही होता है ना, यही होता है कि नहीं, यही होता है। और ये ब्रैकेट जाएगा पूरा इसके ऊपर इस तरीके से, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। एक्सेलरेशन सबको समझ आता है क्या होता है। तो यहाँ पर फोर्स का कॉन्सेप्ट समझे, क्या होता है फोर्स। मान लो मेरे पास ये मार्कर है, इसका वजन है 1 किलोग्राम। मेरे पास ये मार्कर है, इसका वजन मैंने रख दिया मान लो 1 किलोग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 किलोग्राम इस मार्कर का वजन है, और मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ अपने हाथों से, मस्कुलर फोर्स लगा रहा हूँ, और ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ कि हर सेकंड इस मार्कर की स्पीड 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। यानी कि इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया बच्चों, 1, ठीक है। मतलब कि इसकी जो वेलोसिटी है वो पहले कितनी थी, मान लो देखिए यहाँ पर v है और u है, यहाँ पर v है और u है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी v u है, तो u मान लो इसकी स्टार्टिंग में थी 1 मीटर पर सेकंड, और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई मान लो 10 मीटर पर सेकंड, और ये फोर्स लगी है, टाइम जो यहाँ पर लगा था वो लगा था 10 सेकंड के लिए। अब देखिए इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपकी न्यूमेरिकल्स भी बन सके। ये मार्कर था, ध्यान से देखिए, जो बच्चा ध्यान से देखेगा उसको ही समझ आएगा। ये मार्कर था 1 किलोग्राम का, मैंने इसमें इस तरीके से फोर्स लगाया कि हर सेकंड इस मार्कर की स्पीड जो है वो 1 सेकंड बढ़ रही है। इनिशियल स्पीड कितनी थी इसकी, 1 मीटर पर सेकंड, फाइनल कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम के लिए फोर्स लगी, 10 सेकंड के लिए। अब देखिए यहाँ पर कैसे हो गए, यहाँ पर v कितना है हमारा, फाइनल वेलोसिटी कितना है 10, इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चों 1, और टाइम पीरियड यहाँ पर कितना है बच्चों, टाइम पीरियड यहाँ पर 10, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 तो ऐसे ही आ जाएगा 1 किलोग्राम, तो ठीक है, और यहाँ पर ये कितना आ गया 9 डिवाइड बाई 10, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया 0.9 न्यूटन, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब मेरी बात देखिए यहाँ पर कितना फोर्स लगा है, 0.9 न्यूटन का लग रहा है। कितने का लग रहा है, 0.9 न्यूटन, जो लगभग 1 न्यूटन के बराबर है। समझ आई मेरी बात। यानी कि फोर्स वो चीज़ है जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम मेज़र करते हैं। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है उसमें कितना फोर्स लगा कि उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो गई, तो वहाँ से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्स का मतलब यही होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो मूव करता है उसकी एक्सेलरेशन में वो फोर्स कितना चेंज ला रही है, वो कॉज, जो फोर्स को कॉज समझे, कॉज हो रहा है, वो कॉज कितना ज़्यादा चेंज ला रहा है उसके एक्सेलरेशन में, उसे हम उसका फोर्स बोलते हैं। मान लीजिए हर सेकंड, यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में, यहाँ पर अब पता है ये बच्चे कुछ कहेंगे कि यहाँ पर 1 न्यूटन आना चाहिए था। अगर हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी बच्चों 0 लेते ना, मतलब कि देखिए मेरी बात ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हमने 0 ले ली होती अगर, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और मैंने इस 1 किलोग्राम के मार्कर पर फोर्स लगाना शुरू किया और ये ऑब्जेक्ट हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड अटेन कर रहा है। यानी पहले सेकंड इसकी स्पीड 0 थी, अगले सेकंड इसकी स्पीड 1 हो गई, उससे अगले सेकंड 2 हो गई, उससे अगले सेकंड 3 हो गई। अब यहाँ पर देखिए कैसे बनेगी बात, इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ यहाँ से, ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टीचर इसको स्किप करा देता है
और ध्यान से देखिए, एक बार समझ आ जाएगा मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपका देखना यहाँ तक, इस चीज़ को देखना वर्थ इट रहेगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए यहाँ पर क्या था, F इज इक्वल टू हमारे मार्कर का वजन कितना है 1 किलोग्राम, कितना है 1 किलोग्राम। अब देखिए यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है बच्चों, हमारी वेलोसिटी कितनी थी, हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, क्योंकि ये रेस्ट पे से मैंने बोला ना कि रेस्ट पे हमने इस बार इसको फोर्स दिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, और टाइम कितना था यहाँ पर बच्चों 10। तो अब यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1 kg इंटू 10 में से 0 गया, कितना बचा 10 बचा, 10 डिवाइड बाई 10 ये कितना आ गया, ये तो फैक्टर पूरा 1 आ गया, और ये पूरा फैक्टर जो है इसका वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो यहाँ पर मास की यूनिट क्या थी किलोग्राम, 1 kg। अब ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाहता हूँ, और यहाँ पर ये क्या था एक्सेलरेशन ही तो था, ये पूरा क्या है बच्चों एक्सेलरेशन ही तो है। एक्सेलरेशन की क्या यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर F इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1 किलोग्राम जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी रेस्ट से हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। आई बात समझ में, यानी कि ये इतना फोर्स है जो इस मार्कर को 1 न्यूटन यहाँ पर निकल के आएगा ना, ये पूरा कितना निकल के आएगा बच्चों 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास को हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर पाए। आई बात समझ में, यानी 1 न्यूटन वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को, भले ही वो रेस्ट में, हमने रेस्ट का एग्जांपल लिया, रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मूव कराती है रेस्ट से, और हर सेकंड उसकी स्पीड जो है वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि फोर्स एक्चुअल में क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सबको आता है, सब कर पाते हैं। लेकिन न्यूटन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया कि 1 न्यूटन क्या होता है। तो यहाँ पर 1 न्यूटन को दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्या है 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम मास को एक्सेलरेट कर पाए कितने से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, यानी कि उसकी वेलोसिटी हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड बढ़े रेस्ट में। ठीक है, तो वो है बच्चों 1 न्यूटन। मेरी बात समझ में आई, न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन क्या होता है। तो ये होता है बच्चों फोर्स, और फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट चेंज इन वेलोसिटी, यानी जितना ज़्यादा वेलोसिटी में चेंज आएगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा, यानी जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि मास जो होता है बॉडी का वो तो फिक्स हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, कोई मुझे पुश करे बहुत तेज़ी से, अभी मेरा मास 50 किलोग्राम है, मान लीजिए 50 किलोग्राम है, तो मुझ में कोई धक्का देगा तो मेरा तब भी मास 50 किलोग्राम रहेगा। मैं वेट की बात नहीं कर रहा, मैं मास की बात कर रहा हूँ। मान लो मेरा मास 50 किलोग्राम है, कोई मुझे पुश करे, एक बार उसने पुश किया आराम से तो मैं थोड़ा हल्के से पीछे जाऊँगा, एक बार उसने ज़्यादा पुश किया तो मैं तेज़ी से गया, तो जब मैं तेज़ी से गया तो ज़्यादा फोर्स लगा था या नहीं, मैं तेज़ी से तो जब भी जा पाऊँगा जब ज़्यादा फोर्स लगेगा। यानी कि एक ऑब्जेक्ट को फोर्स कितना ज़्यादा उसके मोशन में चेंज ला सकता है, कितना ज़्यादा उसको एक्सेलरेट या फिर डी एक्सेलरेट कर सकता है, वही होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड। यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड हम तभी पता लगा सकते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट के अंदर हम कितना चेंज ला सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड में हम ज़रा सा चेंज ला रहे हैं तो फोर्स ज़रा सा लगा है, अगर हम उसकी मोशन में बहुत ज़्यादा चेंज ला रहे हैं तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगा है। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? तो ये फोर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको फोर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, इससे अच्छा मैं नहीं कर सकता था, यहीं पर मैंने पूरी कोशिश की आपको। तो फोर्स का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैलेंस अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, उसके अलावा लॉज ऑफ मोशन को हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि यहाँ तक इस वीडियो को अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था बच्चों। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल करा दूंगा, देन हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस फोर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक का था। मैं चाहता हूँ कि अपना ख्याल रखें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।